साथियों नमस्कार। जीएस कैलाश यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। साथियों, आपने देखा था कि कई दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी और मेरा कोई ज़रूरी काम पड़ गया था जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पाया। फिर आज से मैंने क्लासेस शुरू कर दी हैं। आपने देखा था कि साथियों कि जैसे कि मैथ्स की डेमो क्लासेस मैंने दे दी थी, रीजनिंग की डेमो क्लासेस दे दी थी और उसी हिसाब से आपने देखा था कि हिंदी की भी एक क्लास मैंने डेमो दे दी थी। अब उसी परिवेश में हम हिंदी में आज मैं हिंदी की क्लास शुरू कर रहा हूँ, तो जिसमें आपने देखा होगा सामान्य हिंदी से संबंधित सारी कोई भी कंपटीशन हो वहाँ पे आपके सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन आते हैं और सामान्य हिंदी से संबंधित क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जिसमें हमें आपको उस हिसाब से पढ़ना होता है कि क्वेश्चन कैसे बने। तो अब मैं आज फिर हिंदी शुरू कर रहा हूँ। हिंदी का यही डेमो क्लासेस है, समझ लो। उसी हिसाब से आप देखना कि कैसे क्लास हिंदी की चल रही है और हिंदी में क्या हमें महत्वपूर्ण है, कैसे हमें हिंदी को पढ़ना है, तो उसका भी मैं आज आपको बता दूंगा कि किस हिसाब से हम हिंदी पढ़ते हैं। तो देखो, अब आपने सामान्य हिंदी या व्याकरण बोलते हैं जिसको, तो उसमें हमारे सबसे पहले जैसे वैसे तो वर्ण आता है, तो लेकिन अभी मैं आपको डेमो क्लासेस के तौर पे दे रहा हूँ। तो शब्द के बारे में चलते हैं। अब आपने देखा था कि जैसे शब्द होता है तो भाषा या व्याकरण के तीन अंग होते हैं। भाषा या व्याकरण के तीन अंग होते हैं। तो एक होता है वर्ण, शब्द और वाक्य। अब आपने देखा होगा कि जो वर्ण वर्ण होता है भाषा की वो सबसे छोटी इकाई होती है। अगर हमने कहा कि वर्ण क्या है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है और ये अखंड है, इसको आप ना तोड़ सकते हो, तोड़ नहीं सकते इसको अखंड बोलते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होती है। वैसे आपने देखा होगा कि हम शब्द की बात करेंगे तो वर्णों के सार्थक रूप से शब्द बनते हैं। मतलब अगर आप बोलोगे वर्णों का जो सार्थक रूप होगा उसे हम शब्द कहेंगे। अब वर्णों का जब एक सार्थक क्रम है, या आप उसको बोल सकते हो वर्णों के सार्थक क्रम को हम शब्द कहते हैं। अब इसी उसमें चलते हैं हम वाक्य। तो आपने देखा वाक्य क्या होता है, तो वाक्य होता है शब्दों के सार्थक योग से वाक्य बनता है। और यही आपने देखा भाषा या व्याकरण के तीन अंग होते हैं। तो एक होता है आपका वर्ण, एक होता है शब्द और एक होता है वाक्य। तो ऐसी स्थिति में आपने देखा कि हिंदी में हमें व्याकरण में सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है आपका शब्द। अभी वैसे इसी में हम वर्ण है, तो वर्ण में आगे बताऊंगा, लेकिन आज मैं जो शुरू कर रहा हूं शब्द से शुरू कर रहा हूं। ये डेमो क्लासेस के तौर पे है, तो आप देख सकते हो कि शब्द। अब शब्द क्या होता है, वर्णों के सार्थक क्रम को या वर्णों के सार्थक योग को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। अब आपने देखा होगा वर्णों का, जैसे हम अगर बोले कि वर्णों का सार्थक क्रम क्या होता है, जैसे मैंने कहा यार क हलंत क प्लस अ ऐसे करके, या हलंत म प्लस अ प्लस हलंत म प्लस अ। अब ये एक वर्णों का सार्थक वो है, ठीक है, एक ही वर्णों का सार्थक क्रम है। तो अगर हम इसको इन दोनों को लिखेंगे तो ये क हो जाएगा, ये हलंत क धन अ। जब ये मतलब व्यंजन अपने आप में अधूरा होता है, व्यंजन जब तक मतलब स्वर के बिना अधूरा है। अगर हम ये नहीं बोल सकते कि व्यंजन, अगर आपने ये लिख दिया क लिख दिया, तो इस पे क्या है हलंत क प्लस अ, तभी जाके आपका क वर्ण बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अगर आपने लिखना है प वर्ण, तो प वर्ण कैसे बनेगा, तो हलंत प प्लस अ। ये आधा माना जाता है, इसको आधा माना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जब हम चलते हैं तो वर्णों का जब सार्थक क्रम होगा या वर्णों का सार्थक योग ही शब्द कहलाएगा। अब हम देखते हैं, आपने देखा होगा कि वर्णों का सार्थक क्रम कैसे बनता है। तो अब आप देखो कि हलंत क प्लस अ, बिना स्वर के व्यंजन अधूरा होता है, इसको हम क। और ये हलंत मौधन अ, तो ये हो जाएगा आपका मौ। और ये हलंत दौधन अ, तो ये हो जाएगा लौ। अगर आप इसको जोड़ते हो तो ये बन जाएगा कमल। तो ये क्या बना,
सार्थक मतलब वर्णों के सार्थक योग को या क्रम को या रूप को, तो आप क्या बोलोगे, एक शब्द तैयार होगा। ठीक है। अब जब शब्दों का सार्थक, ठीक है, जब शब्दों का सार्थक योग होगा, जब शब्दों का सार्थक योग होगा तब जाके आपका वाक्य बनेगा। ऐसा नहीं बोल सकते हम सार्थक शब्दों का, सार्थक शब्दों में तो हम लिख सकते हैं जैसे कमल, पानी, मेल, ठीक है, ऐसे करके, तो ये सार्थक शब्द, ये शब्दों का सार्थक नहीं होगा। सार्थक शब्दों का जो योग होगा वो आपका क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। सार्थक वर्णों के सार्थक योग को, ठीक है, शब्दों के सार्थक योग को, शब्दों के सार्थक योग को आप क्या बोलोगे, शब्दों के सार्थक योग को, शब्दों के सार्थक योग को आप वाक्य बोलोगे। वर्णों के सार्थक रूप को आप क्या बोलोगे, शब्द बोलोगे। और वर्ण जो होती है भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। इसी उसमें चलते हैं। अब आपको कभी कभी बोलता है जैसे कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अगर आपको क्वेश्चन पूछता है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर, ठीक है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई। अब ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां पे इंपॉर्टेंट हो गया। अब आपने देखा कि ये भाषा की सबसे छोटी इकाई, अगर आपको बोलता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो आपकी वर्ण होगी, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण होगी। और अब ये बोल रहा है अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है आपकी शब्द। ध्यान रखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पे। क्वेश्चन को देखो आप क्या बोल रहा है, किस हिसाब से ये क्वेश्चन को पूछ रहा है। अब आपको ये नहीं बोलेगा, अब ये तो क्वेश्चन पूछ लिया उसने बहुत बार, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है आपकी, तो वो बोलेगा वर्ण। अब वो बोलेगा कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, तो अर्थ के आधार पर भाषा की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है शब्द। क्यों होती है, अब आपने देखा होगा कि भाषा के 3 अंग होते हैं, भाषा के 3 अंग होते हैं, वर्ण, शब्द और वाक्य, वर्ण, शब्द और वाक्य, ठीक है, वर्ण, शब्द और वाक्य। अब इसमें वर्णों का तो कोई भी अर्थ नहीं होता, ठीक है, इसीलिए वर्ण जो है शब्द के रूप में बदलते हैं, वर्ण जो है शब्द के रूप में बदलते हैं। वर्णों का कोई भी अर्थ नहीं होता, वर्ण जो है शब्द के रूप में बदल जाते हैं। तो अब आपको बोलेगा कि परीक्षा में पूछा जाएगा, अगर कि परीक्षा में पूछा जाएगा कि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो वो होती है शब्द। तो ऐसे करके आपका ये शब्द से संबंधित चैप्टर शुरू हो जाता है, बिल्कुल जीरो से शुरू है, ये जीरो से शुरू कर दिया गया है। और आपने देखा था कि हिंदी, सामान्य हिंदी या व्याकरणिक हिंदी, तो ये हमारे पास कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो वहां पे पूछता ही पूछता है। आपने देखा होगा कहीं भी हिंदी का रोल है ही है हमारे प्रतियोगी परीक्षाओं में। तो इस वजह से आपने देखा कि शब्द से क्या है, अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई, एक क्वेश्चन आपका ये बन जाता है, शब्द होता है। अब आपने देखा होगा, ठीक है, अब ये बोलेगा कि शब्द के कितने भेद होते हैं, ठीक है। अब आपने तो शब्द विचार में सबसे पहले हम शब्दों की उत्पत्ति के बारे में जानते हैं कि शब्दों की उत्पत्ति कहां से हुई, शब्द कहां से आए, क्या आए, ठीक है। शब्द की उत्पत्ति के बारे में चलते हैं, तो कैसे करके शब्द कहां से आए और क्या आए। तो शब्द की उत्पत्ति कहां से हुई, कहां से शब्द आया हमारे पास, उस हिसाब से चलते हैं हम। अब शब्द की उत्पत्ति के बारे में, ठीक है। अब शब्द की अगर आप उत्पत्ति के बारे में जाओगे तो हम शब्द, ठीक है, तो शब्द के 4 भेद होते हैं, शब्द के होते हैं आपके 4 भेद। तो नंबर 1 होता है आपका उत्पत्ति के आधार पे, नंबर 2 होता है आपका रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे, रचना और
ठीक है, रचना ऑब्लिक व्युत्पत्ति के आधार पे। नंबर 3 होता है आपका अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे। और नंबर 4 होता है आपका रूप ऑब्लिक, ठीक है, रूप भी बोल सकते हो आप, प्रयोग भी बोल सकते हो, प्रयोग ऑब्लिक, आप विकार भी बोल सकते हो, विकार के आधार पर। अब आपने देखा शब्द के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है उत्पत्ति के आधार पे, नंबर 2 होता है रचना ऑब्लिक व्युत्पत्ति के आधार पे, नंबर 3 होता है अर्थ के आधार पे, और नंबर 4 होता है आपका रूप ऑब्लिक प्रयोग ऑब्लिक विकार। कभी कभी बोलेगा रूप के आधार पे शब्द के भेद बताओ, या बोलेगा प्रयोग के आधार पे शब्द के भेद बताओ, या बोलेगा आपको विकार के आधार पे शब्द के भेद कितने होते हैं। अब आपको सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, तो उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं आपके। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और आपका विदेशज। उत्पत्ति के आधार पे शब्द के 4 भेद होते हैं, तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब बोलेगा वो रचना ऑब्लिक व्युत्पत्ति के आधार पे, रचना ऑब्लिक, कभी कभी आपको क्वेश्चन बोल देगा कि उत्पत्ति के आधार पे शब्द के भेद बताइए, या निम्न में से उत्पत्ति के आधार पे शब्द का भेद होता है, तो वो दे देगा तत्सम, तद्भव या रूढ़, यौगिक, ऐसे करके दे देगा। तो रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 होता है रूढ़ शब्द, नंबर 2 होता है यौगिक शब्द, नंबर 3 होता है रूढ़ शब्द। ये आपके क्या आगे, ठीक है, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे शब्द के 3 भेद हुए, रूढ़, यौगिक, यौगरूढ़। अब ऐसी आगे बढ़ जाता है तो बोलता है कि अर्थ के आधार पे भी आपके क्या होते हैं, 2 भेद होते हैं, जिसको बोलते हैं आपका सार्थक और निरर्थक। सार्थक और निरर्थक, तो ये अर्थ के। अब रूप ऑब्लिक प्रयोग ऑब्लिक विकार के आधार पे भी शब्द के 2 भेद होते हैं। आपने सुना होगा विकारी और दूसरा होता है अविकारी। तो इस प्रकार से आपने देखा, जो हमारा ये बिल्कुल बेसिक से हिंदी शुरू की गई है, तो इसमें अगर आपको शब्द के बारे में बोलेगा तो वो उत्पत्ति के आधार पे पूछ सकता है, रचना या व्युत्पत्ति के आधार पे पूछ सकता है, आपको अर्थ के आधार पे पूछ सकता है, रूप या प्रयोग और विकार के आधार पे पूछता है। निम्न में से बोलेगा रचना के आधार पे शब्द का भेद है, वो दे देगा रूढ़ शब्द दे देगा, तद्भव दे देगा, देशज दे देगा, विदेशज दे देगा। तो उस हिसाब से जब हम ये पूरा चार्ट याद कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन को कोई भी पूछे, कहीं से भी क्वेश्चन को पूछे, तो हमें उस हिसाब से इसका आंसर आ जाता है। आपने देखा कि ये हिंदी व्याकरणिक में शब्द शुरू होता है, और शब्द आया कहां से इसकी उत्पत्ति हुई, कहां से इसकी रचना हुई, व्युत्पत्ति क्या था, अर्थ के आधार पे क्या था, प्रयोग या रूप विकार के आधार पे क्या था। तो ऐसी स्थिति में हम हिंदी को मैंने आज से शुरू कर दिया गया है। साथियों, आपने देखा कि क्लासेस कुछ समय तक रुक चुकी थी, तो मेरा अति आवश्यक काम था, तो जिस कारण से मैं क्लासें नहीं बना पाया था। आज से क्लासेस शुरू कर दी गई है। साथियों, अब आप ही ने मेरे चैनल को आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान देना है। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, तभी जाके मैं आगे के लिए वीडियो बनाता रहूँगा और हमें भी आपकी वजह से आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। तो धन्यवाद।